हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम श्रवण संतुलन अंग यानी कि कर्ण ईयर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कर्ण यानी कि जो ईयर होता है उसका प्रमुख कार्य है हमारी बॉडी में बैलेंस बनाना और हमें सुनने में सहायता करना होता है। ईयर बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। बाह्य कर्ण यानी कि एक्सटर्नल ईयर, मध्य कर्ण यानी कि मिडिल ईयर, आंतरिक कर्ण यानी कि इंटरनल ईयर। बाह्य कर्ण में 2 पार्ट होते हैं, कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना, बाह्य कर्ण कुहर यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मध्य कर्ण में 3 बोन्स होती है जिन्हें ईयर वेसिकल्स बोलते हैं। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। इनका काम साउंड वेव्स के एम्प्लीफिकेशन को बढ़ाना होता है, उनकी वृद्धि करना होता है। आंतरिक कर्ण 2 भागों में बढ़ा सकता है, बोनी लैबिरिंथ, और बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट होता है। जो कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना होता है वो वाइब्रेशंस को, साउंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको ग्रहण करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में पहुंचाता है। तो बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है जिसमें पिन्ना होता है। पिन्ना साउंड वेव्स को ग्रहण करता है और अंदर की तरफ जो गुहा होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स उसमें पहुंचाता है। इस पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पर पिन्ना की, और एक्सटर्नल ऑडिटोमीटर्स के फाइन हेयर और वैक्स स्रावित करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। इसका जो लास्ट पार्ट होता है उसमें उसके भीतरी सिरे पर कर्णपटह यानी कि ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो संयोजी ऊतक से बनी होती है और बाहर की ओर श्लेष्म कला से कवर्ड रहती है। जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें मैलियस, इनकस, स्टेपीज बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं इन्हें। ये बोन एक चेन की तरह लगी हुई होती है। मैलियस टिम्पैनिक कला से, ईयर ड्रम से लगा हुआ होता है यहाँ पर, और जो स्टेपीज होती है मैलियस से इनकस लगी होती है, इनकस से स्टेपीज लगी होती है, और जो स्टेपीज होती है वो कोक्लिया की ओवल विंडो से अटैच होती है। ये साउंड वेव्स को 22 गुना तक बढ़ा देती हैं। जो मिडिल ईयर है उसकी जो कैविटी होती है उस पर एक ट्यूब अटैच होती है, यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, जो मिडिल ईयर कैविटी से ग्रसनी यानी कि फेरिंग से जोड़ती है, और ये ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को समान बनाए रखती है, प्रेशर को मेंटेन रखती है। जो अंतःकर्ण होता है वो थोड़ा जटिल संरचना होती है। तो अंतःकर्ण जो होता है इंटरनल ईयर वो पारदर्शक झिल्ली से बनी संरचना होती है जिसे कलागहन यानी कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। स्तनधारियों में जो खोपड़ी की पेरियोटिक अस्थि होती है वो अंतःकरण के बाहर एक अस्थीय संपुट यानी कि बोनी कैप्सूल बनाती है जिसे अस्थीय लैबिरिंथ यानी कि बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। अस्थीय लैबिरिंथ यानी कि जो बोनी लैबिरिंथ है तथा कलागहन के मध्य एक तरल भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। परिलसिका बोलते हैं। अब कलागहन में लसिका के समान लसदार, दूधिया एवं गाढ़ा तरल भरा होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। तो अस्थीय लैबिरिंथ और कलागहन के बीच में जो फ्लूइड है, तरल है, वो पेरिलिम्फ, और कलागहन में अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ उसे बोलते हैं एंडोलिम्फ। एंडो माने अंदर। अंतःकर्ण में जो 2 वेश्म होते हैं वो यूट्रिकुलस और सेक्युलस बनाते हैं, जो आपस में एक संकरी सेक्युलो यूट्रिकुलस कैनाल की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। यूट्रिकुलस सेक्युलस से बड़ा होता है, उसमें 3 अर्धवृत्ताकार यानी कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती है, नलिकाएं निकलती है जो 90 डिग्री पर जुड़ी हुई होती है, और ये 3 प्रकार की होती है। अग्र
अर्धवृत्ताकार नलिका यानी कि एंटीरियर, पश्च पोस्टीरियर, और बाह्य यानी कि एक्सटर्नल अर्धवृत्ताकार नलिका, एक्सटर्नल सेमीसर्कुलर कैनाल्स। प्रत्येक जो अर्धवृत्ताकार नलिका का जो दूरस्थ सिरा होता है वो फूलकर एम्पुला बनाता है, जिसे तुम्बिका भी कहते हैं। तुम्बिका का जो भीतरी घनाकार एपिथेलियम होता है उसमें एक श्रवणकूट या संवेदी क्रिस्टा पाया जाता है, जिसे एम्पुलेरिस कहते हैं। यूट्रिकुलस तथा सेक्युलस भी इस प्रकार के श्रवणकूट पाए जाते हैं, उसमें भी यूट्रिकुलस में भी सेक्युलस में, जिन्हें मैक्युलेई कहते हैं, जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। यूट्रिकुलस तथा सेक्युलस के जो एंडोलिम्फ होते हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के और प्रोटीन के बने कण निलंबित रहते हैं, जिन्हें ऑटोकोनिया कहते हैं। इन्हें ईयर डस्ट भी कहते हैं, ऑटोलिथ भी कहते हैं। एम्पुला में जो एंडोलिम्फ होता है उसमें ऑटोकोनिया अनुपस्थित होते हैं। तुम्बिका यानी कि एम्पुला, यूट्रिकुलस और सेक्युलस की जो संवेदी सेल्स होती है उनसे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं वो परस्पर निकलकर श्रवण तंत्रिका यानी कि ऑडिटरी नर्व बनाती हैं। यूट्रिकुलस तथा सेक्युलस शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेक्युलस का जो पिछला सिरा हुआ होता है वो स्प्रिंग की तरह कुंडलित होता है और उसे कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया के अंदर जो डक्ट होती है उसको हम कोक्लियर नलिका, कोक्लियर डक्ट भी कहते हैं। इस कोक्लिया को ही कोक्लियर डक्ट भी कहते हैं। और उसमें 2 3/4 टर्न होते हैं, 2 पूरे और 3/4, 3/4 टर्न होते हैं। कोक्लिया एक जटिल संरचना होता है। कोक्लिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी जटिल होती है। तो कोक्लिया अपने चारों ओर अस्थिय कोश से जुड़कर उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर का जो कक्ष होता है यानी कि जो पृष्ठ कक्ष होता है उसे स्केला वेस्टिबुली बोलते हैं, जबकि जो नीचे का जो कक्ष होता है उसे हम अधर कक्ष यानी कि स्केला टिम्पैनी बोलते हैं। तो कोक्लिया अपने चारों ओर की जो अस्थिय कोश है उससे जुड़कर उसे 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला स्केला टिम्पैनी, और वो स्केला मीडिया बीच वाला होता है। दोनों कक्षों के मध्य स्थित कोक्लिया की जो गुहा होती है, जो ये कोक्लिया की जो गुहा है, कोक्लिया का एक छोटा सा पार्ट काट के दिखा रखा है। इतना पार्ट अगर हम काट के देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो स्केला मीडिया बीच वाला पार्ट होता है जो कोक्लिया की डक्ट होती है, जो बोन्स की जो कवरिंग होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला स्केला टिम्पैनी। तो स्केला वेस्टिबुला तथा स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ भरा होता है, जबकि स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है, उसके चारों तरफ जो बोन की कवरिंग होती है उसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। तो स्केला वेस्टिबुलर में, स्केला टिम्पैनी में इसलिए पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। इसमें पेरिलिम्फ होगा और इसमें भी पेरिलिम्फ होगा, इसमें एंडोलिम्फ होता है। कोक्लिया के अंतिम छोर पर जो स्केला वेस्टिबुला और स्केला मीडिया की जो गुहा होती है वो परस्पर एक छिद्र की सहायता से खुलती है, जिसे बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा से ये आपस में जुड़ी हुई होती है। स्केला वेस्टिबुली मध्य कर्ण से अंडाकार गवाक्ष फेनेस्ट्रा ओवेलिस द्वारा और स्केला टिम्पैनी वृत्ताकार गवाक्ष यानी कि फेनेस्ट्रा रोटेंडस द्वारा जुड़ी रहती है, संबंधित रहती है। यानी कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो मध्य कर्ण से फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़ा होगा यहां पर, और जो स्केला टिम्पैनी है वो फेनेस्ट्रा रोटेंडस के द्वारा जुड़ा होता है। स्केला मीडिया की जो आधारीय झिल्ली की जो मध्य रेखा पर, यहां पर आधारीय झिल्ली की जो मध्य रेखा पर संवेदी अनुलंब उभार पाया, जैसे इसे बोलते हैं कोटाई के अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अवलंबी यानी कि सपोर्टिंग, डीटर सेल, हेंसेन सेल और संवेदी कोशिकाएं यानी कि रिसेप्टर सेल्स। संवेदी कोशिकाओं के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, यहां पर जो सेल्स होती है उनके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, उन स्वतंत्र सिरों पर स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं, जबकि इन सेल्स की जो अधर तल पर श्रवण तंत्रिकाओं के तंतु पाए जाते हैं। नीचे की तरफ श्रवण तंत्र के तंतु पाए जाते हैं। ऑर्गन और कोटाई के ऊपर पत्ती समान एक जेली सदृश तंतु में संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे झिल्ली भी बोलते हैं, और इस झिल्ली का नाम होता है टेक्टोरल झिल्ली, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली संवेदी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर स्थित स्टीरियोसीलिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, उस पर झुकी हुई होती है।
संवेदी, स्तंभी और रोमयुक्त अवलंबी कोशिकाओं के मध्य स्थान पर जो रिक्त स्थान पाया जाता है मध्य में बीच बीच में, उसमें कॉर्टिलिम्फ भरा हुआ होता है और कोक्लिया ध्वनि के उद्दीपनों को ग्रहण करती है और ध्वनि के उद्दीपनों को ग्रहण करके इसको ब्रेन तक पहुंचाने में सहायता करती है। अब हम कर्ण यानी कि ईयर के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण का जो प्राथमिक कार्य है वो शरीर का स्थैतिक यानी कि स्टैटिक और गतिक यानी कि डायनेमिक बैलेंस संतुलन बनाए रखना होता है। अंतःकरण की जो अर्धचंद्राकार नलिकाओं की जो तुम्बिका यानी कि एम्पुला होते हैं और सैक्युलस व यूट्रिकुलस शरीर के बैलेंस यानी कि संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। यूट्रिकुलस तथा सैक्युलस के जो मैक्युलेई होते हैं उसमें संवेदी कूट यानी कि एम्पुलरी सेंसरी पाए जाते हैं। उसके द्वारा स्थैतिक संतुलन यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को नियंत्रित किया जाता है। जब शरीर एक ओर झुक जाता है तब अंतःनसिका में जो ऑटोकोनिया कण होते हैं उसी ओर चले जाते हैं जिस तरफ शरीर झुकता है, जहां वे संवेदी कूटों को उद्दीपित करने लगते हैं, अर्थात वहां स्टिमुलस की तरह कार्य करते हैं और वो उद्दीपित हो जाते हैं और तंत्रिका आवेग की सहायता से, जहां जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और वो उसकी सहायता से मस्तिष्क में सूचना पहुंचा दी जाती है। अब मस्तिष्क जो होता है प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा संबंधित पेशियों को सूचना भेजता है और सूचना को भेजकर शरीर का संतुलन बनाया जाता है। रेल या बस में धक्का लगने से, लिफ्ट में चढ़ते उतरते समय संवेदनाओं से प्रभावित होने का मितली यानी कि नोसिया का अनुभव होता है, उल्टी सी महसूस होती है। सर को एक ओर झुका लेने पर यह संवेदना कम हो जाती है। चलते समय जो गतिक संतुलन होता है यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, उसको बनाए रखने का जो काम है वो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की जो तुम्बिका यानी कि एम्पुला है उसके श्रवणकूटों के द्वारा किया जाता है। गति के समय सिर की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने से तुम्बिका का जो एंडोलिम्फ है उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती है और ये तुम्बिका की जो कैप्यूला होता है उसकी संवेदी कोशिकाओं को उद्दीपित करने लगता है। इन उद्दीपनों को ऑडिटरी नर्व्स की सहायता से, कपाल तंत्रिका की सहायता से मस्तिष्क को भेज दिया जाता है और मस्तिष्क से टांगों को पेशियों से संबंधित प्रेरणा भेजकर शरीर का बैलेंस संतुलन बना दिया जाता है। कर्ण का जो दूसरा काम है वो श्रवण क्रिया होती है यानी कि हियरिंग होती है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो बाह्य कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना के द्वारा एकत्र की जाती हैं और ध्वनि तरंगों को एकत्र करके वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में यहाँ भेज देता है और ध्वनि तरंगें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से जाने पर यहाँ पर जो ईयर ड्रम होता है वहां तक पहुंचती है और इससे वहां कंपन उत्पन्न हो जाता है। मध्य कर्ण की जो कर्ण अस्थियां है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, वो इंपल्स को ग्रहण करती हैं। अब वहां जो ध्वनि तरंगे आई है वो इनके पास आती है और वो उसको एम्पलीफाइड करता है, 22 गुना तक इसको बढ़ा देता है और ये इनकस, मेलियस, स्टेपिस द्वारा कर्ण पटह से कंपनों को अंडाकार गवाक्स यानी कि फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसके फलस्वरूप अंतःकरण की जो स्केला वेस्टिबुला होते हैं उसके पेरिलिम्फ में कंपन होने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर पेरिलिम्फ होता है दोनों में और यहां से कंपन हीलोट्रीमा के छिद्र से होते हुए स्केला टिम्पैनी की पेरिलिम्फ में पहुंचते हैं। रिसनस कला और बेसिलस कला जो होती है, ये वाली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो उसमें भी कंपन होने लगते हैं और स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी कंपन होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप जो कॉटाई के अंग होते हैं उनके संवेदी रोग जो स्टीरियोसीलिया है उनमें भी कंपन स्टार्ट हो जाते हैं। संवेदी रोगों के कंपन जो होते हैं वो टेक्टोरल झिल्ली के जो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है उस पर कंपन उत्पन्न होते हैं। इससे ध्वनि संवेदनाओं की जो प्रेरणा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। श्रवण तंत्रिका द्वारा ध्वनि जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन, मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है उसका जो टेम्पोरल लोब होता है इन संवेदनाओं को ग्रहण कर लेता है और हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है, हमें कोई भी चीज की जो आवाज होती है वो सुनाई देने लगती है। तो सबसे पहले सुनने में ध्वनि तरंगे जो होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में जाने से पहले
वो पिन्ना के द्वारा ग्रहण की जाती है और वो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मीटर्स तक जाती है, फिर वहां से वो ईयर ड्रम तक पहुंचती है, यहाँ कंपन स्टार्ट होता है। इन कंपनों को इनकस मैलस स्टैपीज की सहायता से आगे पहुंचाया जाता है और ये फोरेस्टा ओवलिस तक पहुंचती है। इसके फलस्वरूप अंतःकरण के स्केला वेस्टिबुलर की पेरिलिम्फ में भी कंपन होते हैं। यहाँ से कंपन हीलिट्रो के द्वारा स्केला डिम्फ्रेनी पहुंचते हैं। रिसिनस कला और बेसिलस कला में भी कंपन होने लगते हैं, जिससे स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी कंपन हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप कोटाई के जो अंग है उसकी जो संवेदी रोम है, स्टीरियोसीलिया है, उसमें भी कंपन होने लगता है। संवेदी रोमों की जो कंपन होते हैं वो टेक्टोनल झिल्ली में, जो टेक्टोनल झिल्ली है, टेक्टोनल मेम्ब्रेन है, उसमें भी कंपन उत्पन्न कर देते हैं। धमनी से उन्नत जो संवेदना है उसको प्रेरणा उत्पन्न होती है और श्रवण तंत्रिका द्वारा ध्वनि तरंगे की जो संवेदना है वो मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है और वहां पर जो ब्रेन का सेरिब्रम होता है उनको उसका जो टेम्पोरल लोब होता है उन संवेदनाओं को ग्रहण कर लेता है और हमें कोई भी चीज सुनाई देने लगती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।